नमस्कार मित्रों, नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका मित्र महाकालेश्वर मिश्र पुनः उपस्थित हूं एक नए वीडियो के माध्यम से। आज के इस वीडियो में हम भारतीय दंड संहिता इंडियन पेनल कोड 1860 के संबंध में बातचीत करेंगे। भारतीय दंड संहिता की सेक्शन 53 से लेकर के सेक्शन 75 तक में दंड के संबंध में प्रोविजंस प्रावधान किया गया है। उन्हीं प्रावधानों को हम विस्तार से समझने का इस लेक्चर के माध्यम से प्रयास करेंगे। क्योंकि दंड के संबंध में एक दंड का इंट्रोडक्शन लेक्चर, दंड क्या है, दंड के कितने प्रकार हैं, मैंने जो है लास्ट लेक्चर के माध्यम से कर रखी है। उस लेक्चर की जानकारी आपको आई बटन में मिल जाएगी, आप वहां से जा करके उस लेक्चर को अच्छे से देख सकते हैं। तो इस प्रकार से जो सेक्शन 53 से लेकर के सेक्शन 75 तक की ये जो धाराएं हैं, इसको आप इन व्यू ऑफ स्टडी अध्ययन के दृष्टि से एक चार्ट में डिवाइड कर सकते हो। ये चार्ट को आप अच्छी तरह से देखें तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने अध्याय 3 को बताने का प्रयास किया है। अध्याय 3 जो कि सेक्शन 53 से 75 तक में डिवाइडेड है, इसको आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। एक पार्ट दंड की धाराओं के वर्गीकरण के संबंध में बातचीत करता है, क्लासिफिकेशन ऑफ पेनल सेक्शंस के संबंध में, और दूसरा पार्ट जो है दंड के नियम के संबंध में बातचीत करता है। तो इस चार्ट के माध्यम से मैंने दंड के इस चैप्टर को समझाने का प्रयास किया है। अब हम इस पर्टिकुलर चैप्टर को थोड़ा सा इनलार्ज करके देखेंगे इसी चार्ट के अकॉर्डिंग। तो चार्ट के अंतर्गत जो पहला है दंड का प्रकार है। मैंने बार बार बताया है कि इस दंड के प्रकार को, जो 5 प्रकार दंड के बताए गए हैं, उनको मैंने लास्ट लेक्चर के माध्यम से अच्छे से बता दिया है। आप वहां पर जाकर के उनको अच्छे से देख सकते हैं। दूसरा हम देखते हैं मृत्यु दंड, डेथ सेंटेंस। जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया है कि भारतीय दंड संहिता में करीब 13 जगह 13 प्लेसेस में डेथ सेंटेंस के संबंध में मृत्यु दंड के संबंध में प्रावधान किया गया है। किस प्रकार से मृत्यु दंड दिया जाता है उस समय मैं लास्ट लेक्चर में बातचीत कर चुका हूं। यहाँ पर मैं केवल ये बताना चाह रहा हूं कि सेक्शन 54 और सेक्शन 55A मृत्यु दंड के संबंध में प्रावधान करता है। 55A पहले समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि 55A में समुचित सरकार, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को डिफाइन किया गया है। समुचित सरकार यानी कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार, सरल शब्दों में समझिएगा, केंद्र सरकार या राज्य सरकार को ही आप समुचित सरकार बोल सकते हैं। यानी इनके पास ये पावर होता है कि ये मृत्यु दंड को क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, उनको लघुकरण कर सकते हैं, कम्यूट कर सकते हैं किसी अन्य दंड में। ये कहता है सेक्शन 54। यानी कि समुचित सरकार जब भी चाहे, उसके विवेक पर ये निर्भर होता है कि वह किसी भी मृत्यु दंड से दंडित किसी भी दोषित व्यक्ति को, अपराधी को किसी अन्य प्रकार के दंड में, यानी कि मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में, जुर्माने में, किसी में भी कन्वर्ट कर सकता है। यही सेक्शन 54 कहता है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ऐसे कन्वर्जन के लिए, ऐसे बदलाव के लिए अपराधी की सहमति की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये प्रमुख बातें जो सेक्शन 54 में बताई गई हैं। देन अगली हम बातचीत करेंगे आजीवन कारावास यानी इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ के संबंध में। यहाँ पर 3 धाराएं काम की हैं, सेक्शन 53A, 55 और 55A। सेक्शन 53A में आप केवल इतना ही ध्यान रखिए, आजीवन निर्वसन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लाइफ, जहां पर भी यदि इस प्रकार का दंड प्रयोग किया गया है उसको आजीवन कारावास का दंड ही माना जाएगा। अब अगली धारा यहाँ पर जो महत्वपूर्ण है, चूंकि समुचित सरकार को 55A में अपन ने देख लिया है, तो अगली धारा है 55। यह धारा कहती है कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, समुचित सरकार किसी भी आजीवन कारावास से दोषित व्यक्ति के कारावास को कम्यूट करके यानी लघुकृत करके 14 ईयर 14 वर्ष के कारावास में कन्वर्ट कर सकता है। और यहाँ पर भी अपराधी की सहमति की आवश्यकता नहीं होती है। याद रखिएगा कि यहाँ पर सीआरपीसी की भी कुछ धाराएं पढ़ी जाती हैं। 432 और 433 सीआरपीसी के प्रावधानों का प्रयोग करते हुए कोई भी, क्योंकि यहाँ पर मैं एक चीज और बता दूं आपको कि जो न्यायालय होता है उसका काम केवल किसी भी व्यक्ति को दोषित करने के बाद अपराधी डिक्लेयर करना होता है, और जो विधि के अंतर्गत दंडादेश बताया गया है वो दंडादेश उसको देना होता है, और उस दंडादेश को निष्पादन करवाने का काम, एग्जीक्यूशन का जो काम होता है वो कार्यपालिका के द्वारा, एग्जीक्यूटिव के द्वारा किया जाता है। अतः कार्यपालिका
चाहे तो किसी भी अपराधी को आवश्यकता अनुसार या उसके कंडक्ट के आधार पर या जो भी सर्कमस्टांसेस हो उसके आधार पर उसके दंड को एक दंड से दूसरे दंड में अकॉर्डिंग टू लॉ विधि के अंतर्गत कन्वर्ट कर सकता है, कम्यूट कर सकता है। एक्चुअली यहाँ पर कम्यूटेशन शब्द यूज किया जाता है जिसको हिंदी में लघुकरण बोला जाता है। तो लघुकरण यहाँ पर किया जा सकता है। तो इसी के संबंध में प्रावधान सेक्शन 55 बोलती है। तो इस प्रकार से आजीवन कारावास के संबंध में ये प्रोविजंस हैं। देन हम जब कारावास के संबंध में बातचीत करते हैं तो कारावास के संबंध में यहाँ पर दो धाराएं काम करती हैं। एक सेक्शन 57 काम करती है और दूसरी जो सेक्शन है वो सेक्शन 60 काम करती है। दोनों धाराओं को हम समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले 57 को हम समझेंगे। तो 57 जो है उसका हेडिंग यदि आप देखो तो वो कहता है कि दंडावधियों की भिन्ने यानी कि फ्रैक्शन द टर्म ऑफ पनिशमेंट्स के संबंध में बातचीत करता है। और यहाँ पे कहता है कि दंडावधियों की भिन्नों के संबंध पर आजीवन कारावास को इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ को कन्वर्ट करके 20 वर्ष के कारावास में, यहाँ पर ध्यान रखिएगा यहाँ पे कम्यूट नहीं होता है, यहाँ पर रिमिट होता है यानी कि रिमिशन परिहार होता है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर दंड की प्रकृति जो है वो नहीं बदलती है, केवल उसकी मात्रा बदलती है। ये बातचीत करते हैं तो बहुत ही सरल धारा है, धारा 60 वो केवल इतनी सी बातचीत करती है कि जैसे कि आपने देखा होगा कि कारावास कठिन भी होता है सादा भी होता है। तो जहां पर कठिन बोला गया है कारावास वहां पर केवल कठिन ही होगा, रिगरस ही होगा। जहां पर सिंपल बोला गया है, सादा बोला गया, वहां पे सादा ही होगा। लेकिन जहां पर दोनों में से किसी भी बात का, ठीक है ना, बोथ दैट डिस्क्रिप्शंस लिखा हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में न्यायालय का विवेक होता है, यानी अपनी डिस्क्रिएशन का प्रयोग न्यायालय यहाँ पर कर सकता है और जो भी उसको आवश्यक लगे उसके अकॉर्डिंग वो कारावास दे सकता है। तो इतनी सी बातचीत धारा 60 कहती है। तो ये कारावास के संबंध में प्रमुख धाराएं हैं। देन अगली हम बातचीत करेंगे तो अगला है यहाँ पर फाइन, जुर्माना। आईपीसी में बहुत सारी धाराएं हैं जहां पर एक जुर्माने की लिमिटेशन बताई गई है, ठीक है ना, कि भाई किसी भी व्यक्ति ने यदि कोई अपराध किया है तो उसको इतना जुर्माना मिलेगा। जैसे कि हट की ही मैं बातचीत कर रहा था तो एक सिंपल हट का चार्ज लगता है 323 का। 323 में जुर्माना देखेंगे 1000 रुपए का जुर्माना वहां पर लिखा हुआ है, यानी कि किसी भी कंडीशन में जुर्माना 1000 रुपए से ज्यादा नहीं होगा। लेकिन जहां पर जुर्माने की कोई भी अमाउंट नहीं लिखी है तो वहां के लिए सेक्शन 63 काम करता है, जो कहता है कि जुर्माना अमर्यादित होगा किंतु अत्यधिक नहीं। जुर्माना अनलिमिटेड हो सकता है लेकिन एक्सेसिव नहीं होगा, यानी ज्यादा नहीं होगा। यानी कि चाहे कोई भी व्यक्ति अमीर हो गरीब हो, एक सामान्य लिमिटेशन तक ही जुर्माना उसके ऊपर इम्पोज किया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कोई बड़ा बहुत पैसे वाला आयुक्त है, करोड़पति अरबपति है, तो उसको 5 करोड़ 10 करोड़ का जुर्माना अधिरोपित कर दो, ठीक है ना। यहाँ पर भी एक सीमित तरीके से यानी कि जुर्माना यहाँ पर इम्पोज किया जाएगा। यही बेसिक प्रावधान सेक्शन 63 कहता है। सेक्शन 64 भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार जैसे मान लीजिए कि किसी कारावास के साथ किसी भी जो कन्विक्टेड पर्सन है, दोषित व्यक्ति है, उसको जुर्माने का सजा भी दिया गया है, लेकिन उसने जुर्माना देने में डिफॉल्ट किया है, यानी जुर्माना का पेमेंट करने में उसने डिफॉल्ट किया है। तो अब ऐसा कंडीशन में जुर्माना देने का डिफॉल्ट करना यानी उसने एक तरह से एक अपराध और किया, तो इसलिए उसको जुर्माना देने का डिफॉल्ट करने के लिए एडिशनल, जैसे मान लीजिए किसी को 3 साल की सजा दी गई और 10,000 रुपए जुर्माना दिया गया, लेकिन उसने 10,000 जुर्माना नहीं दिया, तो 10,000 जुर्माना नहीं देने के लिए 3 महीने या 6 महीने जो भी है वो कितनी हो सकती है मैं आगे डिस्कस करूंगा, उतना उसको सजा दी जा सकती है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा। लेकिन ये सजा कैसी होगी? एडिशनल होगी, अतिरिक्त होगी, यानी 3 साल की आपको जेल में रहना ही पड़ेगा। उसके बाद जैसे 6 महीने की सजा दी जाती है तो 6 महीने आपको और रहना पड़ेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि यदि आप जुर्माना नहीं देने के लिए जेल जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि जुर्माना को देने से आपको माफी मिल गई या मुक्ति मिल गई, ठीक है ना, क्योंकि जुर्माना लेना या नहीं लेना है पूरी तरह से राज्य सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। यदि राज्य सरकार ने जब तक किसी भी दंड से आपको मुक्त नहीं किया तब तक आपको उससे मुक्ति नहीं मिलेगी। आपको किसी भी तरीके से उस जुर्माने को देना पड़ेगा। ये सजा केवल इसलिए दी जा रही है क्योंकि आपने जुर्माना देने में व्यतिक्रम किया। सेक्शन 65 ये कहता है कि किसी भी दोषित व्यक्ति को कारावास और जुर्माना दोनों दिया गया है, लेकिन उसने जुर्माना देने में डिफॉल्ट किया, व्यतिक्रम किया।
तो ऐसी कंडीशन में उसको जुर्माना देने में व्यतिक्रम के आधार पर जो एडिशनल कारावास 64 में बताया गया है वो कितना दिया जा सकता है, इसके संबंध में बातचीत सेक्शन 65 कहती है। तो वो कहता है कि किसी भी अपराध के लिए दी जाने वाली सजा या दंड का अधिकतम 1/4, ठीक है ना, फिर सुनिएगा, किसी भी अपराध के लिए दिए जाने वाले जो दंड है, पनिशमेंट है, उसका 1/4 1/4 यहाँ पर व्यतिक्रम पर कारावास दिया जा सकता है, जुर्माने। 66 केवल इतनी सी बातचीत करता है कि एक तरह से जैसे आपको मैंने बताया था धारा 60 में कि जहां पर कारावास कठोर होगा तो वहां पे कठोर होगा, तो यहाँ पर भी यही कहता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई कारावास है जहां पर कठोर होगा तो यहाँ पर जुर्माना देने में व्यतिक्रम पर भी कठोर कारावास दिया जाएगा। जहाँ पे कारावास सादा होगा वहां पे जुर्माना देने में व्यतिक्रम पर भी कारावास सादा होगा, और जहां पे दोनों में से किसी भांति का होगा वहां पर भी दोनों में से किसी भांति का यहाँ पर जुर्माना देने में व्यतिक्रम पर कारावास हो सकता है। यही कहता है आपका सेक्शन 66। अब अगली सेक्शन 67। सेक्शन 67 में सिंपल सा 3 बातें ध्यान रखिएगा। पहली बात, सेक्शन 67 केवल ऐसे अपराधों में काम करता है जिसमें सजा केवल जुर्माना है। दूसरी बात कि यहाँ पर जुर्माना देने पर व्यतिक्रम पर जो कारावास दिया जाएगा वो केवल और केवल सादा होगा। और तीसरी बात यहाँ पर कि यदि जुर्माने की रकम 0 से 50 रुपए तक की है तो 2 महीने का, 51 रुपए से 100 रुपए तक की है तो 4 महीने का, और 101 रुपए से ऊपर की है तो 6 महीने का कारावास यहाँ पर दिया जा सकता है। ये चार्ट भी मैंने यहाँ पर बना दिया है, इसके द्वारा भी आप इसको समझ सकते हो। तो इस प्रकार से ये आपकी सेक्शन 67 कहती है। धारा 70 बहुत ही महत्वपूर्ण धारा है। ये कहता है कि देखो, मैंने आपको पहले ही कहा था कि जो जुर्माना होता है तो जुर्माना कभी भी उससे मुक्ति नहीं मिलती है। धारा 70 यदि आप पढ़ोगे तो साफ साफ कहता है कि यदि किसी भी अपराधी की मृत्यु भी हो जाती है तो भी उसकी संपत्ति पर जुर्माना देने का दायित्व बना रहता है। द डेथ नॉट टू बी डिस्चार्ज प्रॉपर्टी फ्रॉम लायबिलिटी, यानी डेथ हो जाने पर भी उसकी, यानी कि जो अपराधी है, ऑफेंडर है, उसकी संपत्ति पर जुर्माने का लायबिलिटी बनी रहेगी। तो ये जुर्माना वसूल कितने समय के अंदर किया जा सकता है, इसको भी बहुत सरल शब्दों में समझिएगा कि यदि किसी व्यक्ति को 6 वर्ष या उससे कम की सजा दी गई है, यदि किसी व्यक्ति को 6 वर्ष या उससे कम की सजा दी गई है तो जुर्माना 6 वर्ष के अंदर वसूल किया जाएगा, ठीक है ना। फिर से समझिएगा, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को 1 साल की सजा दी गई और साथ में 10,000 रुपए जुर्माना, तो 10,000 रुपए की जो रिकवरी है, वसूली है, वो 6 साल के अंदर की जा सकती है। यदि किसी व्यक्ति को 3 साल की सजा दी गई और साथ में 10,000 रुपए 20,000 रुपए जुर्माना दिया गया, तो वो 20,000 रुपए जुर्माने की जो रिकवरी है वो 6 वर्ष के अंदर हो सकती है। किसी व्यक्ति को 6 वर्ष की सजा दी गई, साथ में 50,000 रुपए जुर्माना दिया गया, तो 50,000 जुर्माने की रिकवरी 6 वर्ष के अंदर हो सकती है। लेकिन यदि किसी को 7 वर्ष का कारावास दिया, किसी को 10 वर्ष का कारावास दिया या किसी को 14 वर्ष का कारावास दिया, तो ऐसी कंडीशन में चूंकि ये समयावधि जो है ये 6 वर्ष के ऊपर की है, यानी कि ये जिस समयावधि तक व्यक्ति जेल में रहता है उस पूरी समयावधि, यानी 6 वर्ष के ऊपर की जो समयावधि है उस पूरी समयावधि पर, जो कारावास की समयावधि है उस पूरी समयावधि के अंतर्गत सरकार आपसे जुर्माना वसूल कर सकती है। यदि 7 वर्ष का कारावास दिया है तो 7 वर्ष के अंदर ये अवधि हो जाएगी, 10 वर्ष दिया है तो 10 वर्ष हो जाएगी, और 14 वर्ष का कारावास मिला है तो 14 ईयर 14 वर्ष यहाँ पर जुर्माना वसूल करने की अवधि हो जाएगी। यही कहता है सेक्शन 72। तो इस प्रकार से जो दंड का वर्गीकरण है और किस प्रकार से दंड यहाँ पर दिया जाता है, उसका एग्जीक्यूशन किस प्रकार से किया जाता है, ये बताने का मैंने प्रयास किया है। अब हम दंड के सिद्धांत के संबंध में बातचीत करेंगे। तो जैसा कि मैंने चार्ट में दिखाया था, पहला दंड का सिद्धांत था दोहरे दंड से संरक्षण का सिद्धांत। तो इसके संबंध में बातचीत करता है सेक्शन 71 में, जहां पर हेडिंग देखो लिखा है कि कई अपराधों से मिलकर बने अपराध के लिए दंड की अवधि, लिमिट ऑफ पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस मेड अप ऑफ सेवरल ऑफेंस। तो देखिए यहाँ पर 3 नियम बताए गए हैं। पहला नियम बहुत ही सिंपल समझिएगा कि यदि मैंने किसी को 10 मुक्के मारे और 10 मुक्के मारने के बावजूद भी उसको सिंपल हर्ट ही हो रही है,
तो ऐसी कंडीशन में मेरे ऊपर 10 बार 323 का चार्ज नहीं लगेगा। 323 का चार्ज लगता है सिंपल हर्ट पर, केवल एक ही 323 का चार्ज लगेगा, भले चाहे मैंने एक मुक्के मारे या 10 मुक्के मारे, लेकिन मेरे मुक्के का यदि परिणाम है केवल सिंपल हर्ट ही निकल के आता है तो मुझे उतनी ही सजा मिलेगी, उससे ज्यादा सजा नहीं मिलेगी। इतनी सी बातचीत करता है सेक्शन 71 का पहला नियम। दूसरा नियम यहाँ पे ये कहता है कि कई बार ऐसा होता है कि जो अपराध होता है वो आईपीसी के तहत यानी सामान्य अपराध के तहत भी दंडनीय होता है, लेकिन वही कृत्य किसी विशेष विधि के तहत भी दंडनीय होता है। दूसरे नियम को आप एक उदाहरण के माध्यम से आसानी से समझ सकते हो। जैसे मान लीजिए कि कोई भी अभियुक्त ने किसी बच्चे के साथ मारपीट की। अब ऐसे कंडीशन में उसके ऊपर आईपीसी की तो धाराएं लगेंगी, साथ में पास्को अधिनियम की भी 2012 की भी धाराएं लगेंगी। अब ऐसे कंडीशन में दोनों अधिनियम की धाराएं लगेंगी। अब मान लीजिए कि उसने जो अपराध किया है आईपीसी के तहत उसके लिए सजा बताई गई है 7 साल और पास्को एक्ट के तहत उसके लिए सजा मान लीजिए बताई गई है 10 साल। तो अब ऐसी कंडीशन में अभियुक्त व्यक्ति यदि दोषित होता है तो उसको 7 + 10 17 साल की सजा नहीं मिलेगी। अब ऐसी कंडीशन में जिस अधिनियम में बड़ा दंड है यानी कि पास्को अधिनियम में बड़ा दंड बताया गया है, वहां पर 10 साल की सजा बताई गई है, वही सजा जो है तो यहाँ पर दोषित हो जाने के बाद अभियुक्त को मिलेगी, यही कहता है दूसरा नियम। अगला नियम है कि यदि कोई दो अपराध मिल करके कोई अन्य प्रकार का अपराध बनते हैं तो उस नए अन्य बने अपराध की धारा आपके ऊपर लगेगी, ना कि छोटे छोटे अपराधों की धारा आपके ऊपर लगेगी। एक उदाहरण से इसको समझिएगा। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने किसी को हर्ट करके उसको डराया धमकाया, मारपीट के डराया धमकाया और उससे पैसे वसूल कर लिए। तो यहाँ पर चूंकि एक तरह से उसने क्या किया, हर्ट भी किया और उसके साथ एक्सटॉर्शन भी किया। अब हर्ट प्लस एक्सटॉर्शन जब दोनों मिल जाते हैं तो ये बन जाता है आपका क्या, रॉबरी, ठीक है ना। तो फिर यहाँ पर हर्ट की और एक्सटॉर्शन की अलग अलग धाराएं लगाने से अच्छा है कि रॉबरी की एक धारा लगा दो और उसके अंतर्गत दोनों कृत्य मर्ज हो जाएंगे। यही कहने का प्रयास करता है सेक्शन 71 का तीसरा नियम। तो इस प्रकार से दंड के जो नियम है वो बेसिकली ये बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि जो अभियुक्त है उसको कम से कम सजा मिले और बार बार उसका विचारण ना होए, उसके ऊपर जितनी धाराएं लग सकती हैं सभी धाराएं एक साथ लग जाएं और उसका एक साथ विचारण हो जाए। दोहरे दंड का जो सिद्धांत है इसके साथ सीआरपीसी दंड प्रक्रिया संहिता की सेक्शन 300 भी पढ़ी जा सकती है, आप उसको पढ़िएगा। बाद में अलग सीआरपीसी की लेक्चर के माध्यम से उसको मैं बताने का प्रयास करूंगा। एक और बता दूं कि सेक्शन 71 के साथ सीआरपीसी की ही धारा 220 भी पढ़िएगा, उससे भी आपको थोड़ा सा सेक्शन 71 को समझने में आसानी होगी। जब मैं उन धाराओं को पढ़ाऊंगा तो वहां पर मैं सेक्शन 71 को जरूर मेंशन करके बताऊंगा, तो उसको आप अच्छे से समझ लोगे। अगला जो नियम है संदेह का लाभ अभियुक्त को देने का नियम है, द रूल ऑफ गिविंग बेनिफिट ऑफ डाउट टू एक्यूज। इस सेक्शन 72 को आप सीआरपीसी की धारा 221 के साथ भी पढ़ सकते हैं। कई बार होता क्या है कि व्यक्ति ने जो अपराध किया है तो न्यायालय को समझ में नहीं आ रहा है कि इसने कौन सा अपराध किया है, तो उसने विकल्प में चार्ज लगाया, अल्टरनेटिव चार्ज लगाया। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति के साथ मारपीट हुई, अब न्यायालय को समझ में नहीं आ रहा कि ये सिंपल हर्ट है कि ग्रीवियस हर्ट है, तो उसने सिंपल हर्ट और अल्टरनेट में ग्रीवियस हर्ट की भी चार्ज लगा दी और विचारण समाप्त होने तक भी न्यायालय के पास संदेह है तो न्यायालय ने यहाँ पर कह सकते हैं कि विकल्प में दंड भी दे दिया। तो दंड का निष्पादन जब हो रहा हो तो मान लीजिए कि सिंपल हर्ट के लिए सजा दी गई 3 साल और ग्रीवियस हर्ट के लिए मान लीजिए सजा दी गई 5 साल। तो अब ऐसी कंडीशन में संदेह का लाभ हमेशा किसको मिलेगा, अभियुक्त को मिलेगा। और ऐसे कंडीशन में यहाँ पर अभियुक्त को केवल 3 साल की सजा भुगताई जाएगी, ना कि 5 साल की। बस इतनी सी बातचीत कहता है सेक्शन 72 कि हमेशा जो कह सकते हैं कि संदेह का लाभ अभियुक्त को दिया जाएगा, ठीक है ना। तो ये है आपका दूसरा नियम। तीसरा जो नियम है वह प्रायश्चित का नियम कहलाता है, द रूल ऑफ एटोनमेंट, इसको आप बोल सकते हो।
जिसके संबंध में सेक्शन 73 और 74 में प्रावधान किया गया है। जनरली सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, एकांत परिरोध भी इसको बोला जाता है। एकांत परिरोध का जो मेन उद्देश्य ये होता है ताकि जो गंभीर अपराधी होते हैं, गंभीर अपराध की जो सजा काट रहे होते हैं, उनको कुछ समय के लिए एकांत कारावास में रखा जा सके ताकि वह अपने अपराध के संबंध में प्रायश्चित कर सके। सेक्शन 73 के लिए यानी एकांत परिरोध के लिए केवल दो ही चीज महत्वपूर्ण है। पहला कि एकांत परिरोध केवल तभी दिया जाएगा जब किसी भी अपराधी को कठोर कारावास की यानी कि रिगरस इम्प्रिजनमेंट दिया गया है तो ही उसको एकांत परिरोध में रखा जा सकता है, पहली बात। और दूसरा कि एकांत परिरोध की जो मैक्सिमम लिमिट है, अधिकतम अवधि है, किसी भी सर्कमस्टांसेस में 3 महीने से ज्यादा नहीं हो सकती है। इतनी सी बातचीत सेक्शन 73 कहता है। बाद में सेक्शन 73 कुछ और चीजें कहता है। यदि किसी व्यक्ति को 6 महीने तक की कारावास की सजा दी गई है, कठोर कारावास की, तो उसको केवल 1 महीने का ही एकांत परिरोध दिया जा सकता है। किसी भी व्यक्ति को यदि मान लीजिए कि 6 महीने से ज्यादा किंतु 1 वर्ष तक का कठोर कारावास दिया गया है तो उसको 2 महीने का एकांत परिरोध दिया जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति को 1 वर्ष से ज्यादा का कठोर कारावास दिया गया है तो उसको 3 महीने का एकांत परिरोध का कारावास दिया जा सकता है। इतनी सी बातचीत सेक्शन 73 में कहती है। और सेक्शन जो 74 है यह चूंकि थोड़ा सा स्वास्थ्य की दृष्टि से ये, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को लगातार 3 महीने यदि आप एकांत में रखोगे तो वो अपराधी तो चलिए ठीक है, बाद में पागल जरूर हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसको हमें ठीक करना है और ठीक करके यानी हमारी जो दंड पद्धति है उसका मेन उद्देश्य है यहाँ पर जो कन्विक्टेड पर्सन होते हैं उनको हमें सुधारना है, ना कि उनको बेकार करना है, पागल बनाना है। तो यहाँ पर स्वास्थ्य की दृष्टि से यानी कि मेडिकल कह सकते हो कि साइंस के अकॉर्डिंग भी यहाँ पर ध्यान रखा गया है कि एकांत परिरोध की जो मैक्सिमम अवधि होगी वह एक बार में 14 डेज से ज्यादा, 14 दिन से ज्यादा नहीं होगी। और एक चीज और समझिएगा, यदि किसी को 14 दिन तक एकांत परिरोध में रखा गया है, ठीक है ना, तो उसको फिर 14 दिन तक सामान्य कारावास में रखा जाएगा, यानी कि 14 दिन के बाद 14 दिन का ही अंतराल रखा जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद इंटरवल के बाद ही आप अगले 14 दिन उसको यानी 3 महीने की समय अवधि को इस प्रकार से कंप्लीट करते हैं। जरूरी नहीं कि 14 दिन ही हो, ये मैक्सिमम लिमिटेशन 14 दिन है, 10 दिन भी हो सकती है, 7 दिन भी हो सकती है, 12 दिन भी हो सकती है। ये न्यायालय और न्यायालय भी नहीं, यहाँ पर देखा जाए तो कार्यपालिका का विवेक होता है। तो कार्यपालिका के ऊपर डिपेंड करता है कि किस प्रकार से किसी भी दोषित व्यक्ति को एकांत परिरोध में रखना है, तो वही इसका निर्धारण करती है। तो इस प्रकार से आपकी सेक्शन 74 यहाँ पर कंप्लीट होती है। अब लास्ट जो दंड का नियम है वो है आपका वर्धित दंड का जो नियम है, यानी कि रूल ऑफ इनहेंस पनिशमेंट। आईपीसी में कुछ दंड बताए गए हैं, मैं इसको सरल शब्दों में बताऊं कि जर, जोरू और जमीन, ठीक है ना। जर यानी कि संपत्ति, जोरू यानी कि कोई भी स्त्री वुमेन के विरुद्ध, और संपत्ति यानी कि प्रॉपर्टी के संबंध में कोई भी अपराध यदि आप एक बार करते हो, ठीक है ना, और वापस से फिर से आप उसी प्रकार के अपराध को दोबारा करते हो, तो यह एक ही गलती यदि बार बार करोगे तो आपको दंड दूसरी बार ज्यादा मिलेगी ही मिलेगी। सरल शब्दों में समझिए कि यदि आपने चोरी की और पहली बार चोरी के लिए आपको 3 साल की सजा हो गई, बाहर आए फिर से आपने चोरी कर दी, अब दूसरी बार आपने चोरी की, भले ही 379 में लिखा है कि भैया चोरी की है 3 साल की सजा हम देंगे, लेकिन चूंकि आपने यहाँ पर अब दूसरी बार चोरी की है तो अब यहाँ पर 379 काम नहीं करेगी, अब यहाँ पर सेक्शन 75 काम करेगी और आपको दूसरी बार अपराध के लिए आजीवन कारावास या 10 वर्ष का कारावास भी दिया जा सकता है। यही इनहेंस पनिशमेंट का नियम कहलाता है। यदि आप इस पर्टिकुलर सेक्शन को 75 को देखें तो चूंकि मैंने जर, जोरू, जमीन तीनों की बातचीत जरूर की, चूंकि आईपीसी में देखोगे तो इस समय वर्तमान में तीनों के संबंध में प्रावधान किया गया है, लेकिन सेक्शन 75 अभी केवल जर और जमीन यानी कि
संपत्ति और पैसे के संबंध में बातचीत करती है। तो चैप्टर जो 12 है वो सिक्कों के संबंध में जो प्रोविजंस करता है। यदि वहां पर यदि आप सिक्कों काउंटरफीट वगैरह करते हो तो वहां पर दोबारा यदि आप अपराध करते हो तो सेक्शन 75 लागू हो जाएगी। और सेक्शन 17 जो संपत्ति के विरुद्ध अपराध के संबंध में प्रावधान किया गया है, वहां पर यदि आप दूसरी बार अपराध करते हो तो वहां पर भी सेक्शन 75 अप्लीकेबल हो जाएगा और आपको दूसरी बार इनहेंस पनिशमेंट यानी कि वर्धित दंड, बढ़ के दंड मिलेगा। और वर्तमान में 2013 के निर्भया केस के बाद बहुत सारी महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध बताए गए हैं, खासकर 354C हो गया, एक एग्जांपल मेरे समझ में आ रहा है। सेक्शन 75 केवल जर और जमीन के संबंध में बातचीत करती है, यानी कि केवल संपत्ति और सिक्कों के संबंध में बातचीत करती है। तो इस प्रकार से ये जो दंड का चैप्टर है, ये मैंने आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताने का प्रयास किया है। यदि आपको मेरे लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, डिसलाइक करें, कमेंट्स के माध्यम से मुझसे बातचीत करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।